नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। रात के 9 बज चुके हैं। वक्त हो चला है निष्पक्ष न्यूज का। बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। पहली बड़ी खबर में आज बात निष्पक्ष न्यूज में 15 दलों ने मिलाया हाथ। पटना में कितनी बनी बात, डिटेल रिपोर्ट आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर में बात होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की। बैठक में तो मौजूद रहे, लेकिन आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं थे केजरीवाल, बताएंगे हम आपको आगे। लेकिन तीसरी खबर में एक बार फिर से खुली मोहब्बत की दुकान दिखाएंगे। बिहार के लिए आखिर क्या है राहुल गांधी का प्लान। लेकिन चौथी खबर में बात महाराष्ट्र की। अजित पवार पार्टी पद से मुक्ति क्यों चाहते हैं, इस बड़े सवाल का जवाब आगे आपको डिटेल रिपोर्ट में मिलेगा। नीतीश कुमार के न्योते पर आज बिहार में 17 दलों के नेता एक साथ बैठे और 2024 लोकसभा चुनावों में मिलकर लड़ने का ऐलान हो गया। हालांकि 3.5 घंटे के इस मंथन में इसका कोई ठोस प्लान तो नहीं बन सका, लेकिन शिमला में अगली बैठक की मुनादी कर विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ साथ चलने का इशारा जरूर दे दिया है। लेकिन इस सब के बीच केजरीवाल की नाराजगी विपक्षी एकजुटता की राह का रोड़ा बन गई। इधर बीजेपी भी इस महा बैठक से बिफर गई। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। पटना में मीटिंग मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं। अब बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी भाजपा को। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है। फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को अपनी अपनी तमन्नाएं हैं, हसरत है, आरजू है, गम है। 17 दल एक साथ बैठ गए, यही क्या कम है। बेशक अब भी बाकी है फासला, बेशक नहीं हो सकता लाल किले की लड़ाई का कोई ठोस फैसला, लेकिन पटना से बैठकी का सिलसिला शुरू हो गया। बिहार की धरती से सत्ता परिवर्तन का शंखनाद हो गया। पटना में मीटिंग मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ। पहले आप लोगों को मालूम है, हम कहने नहीं चाहती हूँ। इसी के लिए मैं कहा था दिल्ली में हम लोग बहुत सारे मीटिंग किया लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला। अब पटना से शुरू करो। पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। लोगों ने 3 चीज पे जोर दिया है। 1, वी आर यूनाइटेड। 2, वी विल फाइट टुगेदर। 3, नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा। 4, जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में एक संदेश यहाँ से दिया और पूरे देश में एक अलग माहौल पैदा हो गया। कई आंदोलन यहाँ से देश में शुरू हो गए और देश के इतिहास में इसका स्वीकार किया गया। और आज की स्थिति में जो नीतीश जी ने मीटिंग बुलाई और सब साथी यहाँ आ गए, इनमें से जो बातें हो गई, जो तय करने इस पर हमने बहस किया, इसका आखिरी शेर शिमला की मीटिंग में हो जाएगा। और यहाँ जो मिलकर काम करने का तय किया है, इससे हमारा एक नया रास्ता दिखाने का काम शुरू हुआ है। बंगाल में प्रचंड जीत के बाद भी ममता बनर्जी को सुकून नहीं मिला। छप्पड़ फाड़ बहुमत के बावजूद केजरीवाल को एक अधिकारी के ट्रांसफर का अधिकार नहीं मिल सका। ऑपरेशन लोटस ने उद्धव को भी सीएम की कुर्सी से उतार दिया। महबूबा मुफ्ती भी बीजेपी की राजनीति के कारण ही सत्ता से पैदल हुई थी। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा समझ से परे नहीं था।
लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक विपक्ष एकजुट हो जाएगा, इसका भरोसा भी शायद ही किसी को था। हम अलग अलग पार्टी के नेता है, स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा अलग है, कुछ मतलब भिन्नता हो भी सकती है, लेकिन देश एक है और इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। और इसके आगे जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। मैं तो हमें अपने आप को विपक्ष से तो मानता ही नहीं हूं। हाँ, विपक्ष जरूर जो भी देशद्रोही है और जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज है, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए और हमारे पास तो ज़्यादा ताकत नहीं है। जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। मकसद हमारा ताकत हासिल करना नहीं है, इक़्तिदार हमारी मंजिल नहीं है। सत्ता की ये लड़ाई जो है ये नहीं लड़ी जा रही है। ये असूलों की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सोच की लड़ाई है, ये इरादों की लड़ाई है, ये मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है। उमर अब्दुल्ला ने जिन उसूलों की बात की, अगर सियासत में उसका वजूद बरकरार होता तो शायद ही पटना में इस बैठक की दरकार होती। लेकिन स्वार्थ की सियासत ने विचारधारा की धारा को गैर जरूरी बना दिया, सियासत को सोच से खाली बना दिया। सबसे पुरानी पार्टी में अब भी ये जज्बा शेष था। जैसे ही राहुल के लब खुले, इसके सबूत मिलने लगे। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे। कौन कहां लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहाँ की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब, सब लोग रहेंगे। हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में, हाँ शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। हम लोग पूरे काम करेंगे, एक होकर, एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, अब बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी भाजपा को। और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, बहुत खुल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है और ये तय हुआ है कि शिमला में अगली बैठक होगी, उसमें हम लोग आगे के और कार्यक्रम किस तरह से क्या हो वो हम लोग तय करेंगे, चर्चा करेंगे।
आदरणीय नीतीश जी ने आज बड़ी मशक्कत के बाद सब लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ये एक कहा जाए कि ये एक पहली झलक है। दोस्ती को बुरा समझते हैं, क्या समझ है वो क्या समझते हैं। पटना की बैठकी में 17 दलों की बैठकी ने बीजेपी को बेचैन कर दिया। पार्टी जिन पर टिप्पणी में भी अपनी तौहीन समझती थी, वो विपक्षी जमात पर ही टूट पड़ी। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, मेरा जन्म पटना में हुआ। मैं वहां पर मैट्रिक का विद्यार्थी था। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। बीजेपी के रुख से किसी को हैरानी नहीं हुई, लेकिन ये नौबत यूं ही नहीं आई। 17 दलों की इस महा बैठक से ही बीजेपी को विरोध का मसाला मिल गया। बैठक में शामिल होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से किनारा कर लिया। केजरीवाल के साथ स्टालिन भी चलते बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ही दीदी बंगाल के लिए निकल पड़ी। बीजेपी पूरी लिस्ट के साथ मीडिया में हाजिर हुई, एक एक कर कलह वाली कुंडली समझाने लगी। रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है, सुशील जी ने, कि बारात तो आ गई पर दूल्हा कौन है नहीं पता लग रहा। तो मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण, सही मुहूर्त देख रखा है मैंने। 2024 में चुनाव के बाद जब राष्ट्रपति जी बुलाएंगे शपथ के लिए गठबंधन को हमारे, जो आज इकट्ठा है पटना में, तो हम एक ऐसा दूल्हा देंगे जो पसंद आएगा, आशीर्वाद होगा भारत की जनता का, जो रविशंकर जी को भी पसंद आएगा, सुशील जी को भी पसंद आएगा, और उनकी जो दुल्हन है, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, सत्ता की दुल्हन, उसको भी पसंद आए। 1 महीने के प्रयास और 5 घंटे की बैठक के बाद क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अगली बैठक कहाँ होगी, इसका डेट क्या होगा, इतना ही तो निकला। बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाएगा। कहाँ बने कन्वीनर? आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया, क्योंकि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस ने कोई अपनी वचनबद्धता प्रकट नहीं की। इसलिए जो 1-2 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, दिल्ली और पंजाब के, वो लोग शामिल नहीं हुए। तो क्या जल्दबाजी थी जाने की? भी वो तो सुबह से धमकी दे रहे थे, परसों भी पत्र लिखा उन्होंने। तो यह बैठक तो विफल होगी। पिछले 1 महीने से केंद्र के अध्यादेश को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का समर्थन मांग रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस ने इस बारे में ठोस आश्वासन नहीं दिया तो आम आदमी पार्टी भी पटना की बैठक में शामिल होने को लेकर आनाकानी करने लगी।
हालांकि केजरीवाल पटना की बैठक में तो हाजिर हो गए, लेकिन जब कांग्रेस ने साथ का ऐलान नहीं किया तो मीडिया से बात किए बिना ही दिल्ली निकल गए। सौरभ कुमार के साथ रमन कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पटना में यूं तो आज 17 पार्टियों के प्रमुख आए, लेकिन सुर्खियों में छाए रहे राहुल गांधी। बिहार के कांग्रेसियों ने राहुल गांधी का शानदार स्वागत किया तो हरियाणा से आया एक समर्थक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग करने लगा। राहुल की आमद के साथ ही बिहार में भी मोहब्बत की दुकान खुल गई। सांसदी छिन गई, आशियाना छिन गया, कोर्ट कचहरी की दुश्वारियां भी बढ़ गईं, लेकिन जनता में राहुल की दीवानगी कम नहीं हुई। एयरपोर्ट से बेली रोड तक समर्थक राहुल के स्वागत में बिछ गए, कार्यकर्ता फूले नहीं समाये। सदाकत आश्रम में नए जोश का संचार हो गया। राहुल के लब खुलते ही बिहार में मोहब्बत की दुकान खुल गई। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। स्वागत से गदगद राहुल गांधी ने बिहार की धरती से कर्नाटक के नतीजों का जिक्र किया। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी जीत का ऐलान कर दिया। तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी, और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। राहुल के भाषण ने कांग्रेसियों में जान फूंक दी, सबको मोहब्बत की दुकान मिल गई। कैसा फील कर रहे हैं राहुल गांधी ने जो जान फूंकी? सबसे बड़ी बात है कि देश में जब जब देश को जरूरत पड़ा है, बिहार ने राजनीति में अगुवाई किया है। आज भी देश को जरूरत है एक अच्छे नेतृत्व का। आज बिहार से शुरुआत हो रहा है 24 की लड़ाई का। राहुल जी के आने से पूरे बिहार में युवाओं में खास करके एनर्जी आया हुआ है। चूंकि देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि लड़के रोजगार के लिए सड़क पे लड़ रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए राहुल जी के आने से पूरा बिहार उत्सुक है और सड़कों पे है बिहार आज। राहुल गांधी के आने से बिहार में कांग्रेसियों में एक नया उत्साह जगा है। और आज जो महागठबंधन का जो बैठक हो रहा है, भाजपा बचाओ और माने कि भारत बचाओ, भाजपा को भगाओ और भारत बचाओ, तो काफ़ी लोग मन की उत्साहित हैं बिहार का लोग राहुल गांधी के आने से। और विपक्ष का जो बैठक हो रहा है, उसको बैठक के लेकर के काफ़ी उत्साहित लोग हैं। राहुल गांधी सदाकत आश्रम में आए और यहाँ पे पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित किया। और हमारे साथ देखिए मदन मोहन झा जी, सीनियर लीडर। सर, क्या मैसेज दिया राहुल गांधी ने? राहुल गांधी जी का मैसेज स्पष्ट था। उनका कहना था जो कोई भी चीज़ की शुरुआत बिहार से होती है, और अगर हम बिहार जीतेंगे तो पूरा देश जीतेंगे। और उन्होंने उस बात का उल्लेख भी किया कि कर्नाटक में जो हम जीते, हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी जीतने जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मैसेज दिया उन्होंने, क्लियर किया कि एक जो दावा दिया है कि चारों राज्यों में जो है चुनाव होने वाले हैं। हाँ, तो उन्होंने सच कहा है। उन्होंने तो कहा हम पूरा देश जीतेंगे। आज जो बैठक की शुरुआत हो रही है, उन्होंने ये इंडिकेशन दिया कि अगर बिहार हम जीतते हैं
बिहार से शुरुआत जो चीज़ होती है वो अंतिम मुकाम तक पहुंचती है, और हम निश्चित रूप से बिहार भी जीतेंगे और पूरा देश भी जीतेंगे। पटना में जब राहुल गांधी नीतीश कुमार के घर 17 विपक्षी दलों की बैठक में मशगूल थे, तब सीएम आवास के पास एक नौजवान तिरंगा लहराते हुए नंगे पांव दौड़ने लगा। ख्वाहिश न सिर्फ राहुल के दीदार की थी, बल्कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने को बेकरार था। आपने चप्पल नहीं पहनी है क्या? इसमें गर्मी इतनी ज़्यादा है। जब तक आप कुछ कठिनाइयों को महसूस नहीं करोगे, तब तक आप उसका ये नहीं समझ पाओगे इसमें कितना कष्ट था, इसमें कितना मिठास था। और हमने बेड़ा उठाया था 12 साल पहले कि हम हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनवाने में एक दृढ़ संकल्प लेते हैं कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हम राहुल जी के साथ पूरा हिंदुस्तान भ्रमण करेंगे, जहां भी राहुल जी जाएंगे। और वो यात्रा 12 साल से चलती आ रही है, बिना चप्पल के साथ चलती आ रही है। इस संडे को लेके हम पूरा देश पटना का पहुंचे? पटना में आज सुबह की फ्लाइट से आया था जी। और उसका फिर कहाँ जाना है? उसके बाद देखते राहुल जी का जहाँ का दौरा होगा हम चल पड़ेंगे। हमारा तो काम है, राहुल जी का सेवा में लगे हुए हैं, देश की सेवा में लगे हुए हैं। राहुल जी को किस तरीके से हम प्रधानमंत्री बनवाने अपनी छोटा सा भी अगर योगदान दे सके, उसको देने लगे हुए हैं। बिहार के कांग्रेसियों में जब राहुल गांधी की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही थी, तब हरियाणा के दिनेश शर्मा राहुल की खातिर नंगे पांव दौड़ रहे थे। तभी स्मृति ईरानी ने राहुल को नाकाम नेता बता दिया, उनकी रहनुमाई को बीजेपी के लिए फायदेमंद बता दिया। स्वार्थ का ये गठबंधन जिसके निशाने पर है हिंदुस्तान, that if Rahul Gandhi is the leader of the opposition, then it is certain that Narendra Modi will yet again be elected as Prime Minister. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी ने पहली बार मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया था। तब से वो लगातार बीजेपी और आरएसएस को नफरत का सामान बता रहे हैं, प्रेम और भाईचारे को समाधान बता रहे हैं। हिंदुस्तान से अमेरिका तक अपने भाषणों से सत्ताधारी पार्टी पर सितम ढा रहे हैं। सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। राजनीति में गंभीरता की चादर ओढ़ने की रवायत है, मगर इसके उलट वो गुदगुदाते हैं। सियासत में संजीदगी के मानक गढ़े जाते हैं, मगर वो बात बात में हंसी ठिठोली करते हैं। राजनेताओं की भाषा अक्सर शालीन होती है, मगर उन्हें मजाक मजाक में ही बड़ी बात कह देने में महारत हासिल है। वो अपने वोटर से एकदम खांटी और देसी अंदाज में कनेक्ट करते हैं, और इसी दम पर उन्होंने हिंदुस्तान की सियासत में एक बेहद ऊंचा और खास मकाम हासिल किया है। हम बात कर रहे हैं लालू यादव की, जिन्हें विरोधी चूका हुआ मान चुके थे, मगर पटना में महागठबंधन की बैठक के दौरान वो कुछ इस अंदाज में दिखे कि हमें पूछना पड़ रहा है, लालू इज बैक। बहुत दिन के बाद पूरी तरह से फिट हो गए हैं और बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी भाजपा को। हम तो भिंडी खरीदने नहीं जाते हैं, भिंडी सब्जी मालूम हुआ कि 60 रुपया किलो हो गया। हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए हैं। कोल बिल नल नील सबको हम लोग जमा कर रहे हैं। तो उस बात है ना, अपना ही बढ़ा दी। हाँ, तो घूमने लगे तो फिर बढ़ा लिए हैं। शादी करिए और हम लोग बराती चले। और 24 का आह्वान था, मोदी के विरुद्ध एकजुटता का ऐलान था। मगध की राजधानी में महागठबंधन का महाजुटान था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नेताओं से शुक्रवार को पाटलिपुत्र की धरती पट गई। सफेद कुर्ताधारियों का ऐसा मजमा जुटा कि एक बारगी पटना मानो दिल्ली लगने लगी। मत पूछिए यहाँ कौन कौन आए, मगर आखिर में महफिल जिस शख्स ने लूटी, उनका नाम है लालू यादव। बहुत दिन के बाद आप लोगों से इलाज के बाद बात हो रही है, प्रेस को संबोधित कर रहे हैं।
अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं। अब बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को। लालू ने जैसे ही माइक संभाला, उनके चाहने वाले समझ गए कि सालों बाद सक्रिय सियासत में उनके चहेते नेता की वापसी हो चुकी, लालू का कमबैक हो चुका है। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में खूब करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं अमेरिका में जाके। लालू का ये अंदाज देखे जमाना गुजर चुका है। चारा के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कि सियासत से दूरी मजबूरी बन गई। रही सही भी उम्मीद लगातार गिरती सेहत ने तोड़ दी। मगर पटना में महागठबंधन के महाजुटान ने लालू की सेहत में फिर से जान डाल दी। तभी तो यहाँ लालू अपनी रौ में बहने लगे। एक बार जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो फिर उनके चुटेले हमलों की जद में मोदी जी भी खूब आए और महावीर जी भी। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी, महावीर जी नाराज हो गए, ऐसा मारे हैं गद्दा पीठ पर कि राहुल गांधी की पार्टी जीत गई। काफी इनका पार्टी जीता। हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए और हम लोग इकट्ठा सब कोल बिल नल लील सबको हम लोग जमा कर रहे हैं। उनके फौज को और इनको इस बात तक तय है, गए ये लोग। बहुत बुरा हाल होने वाला है भाजपा का, नरेंद्र मोदी का। लालू का ये वही खाटी अंदाज और देसी मिजाज है जिस पर पहले बिहार और फिर देश की सियासत ना जाने कितने सालों तक फिदा रही। सियासी दुश्मनों पर बड़े से बड़े हमलों को भी हंसते हुए हंसाकर करने की अदा सिर्फ और सिर्फ लालू को ही आती है। हम तो भिंडी खरीदने नहीं जाते हैं। भिंडी सब्जी मालूम हुआ कि 60 रुपया किलो हो गया भिंडी। आपको आटा दाल का, चावल का भाव मालूम होगा। एक बार जब लालू अपने अंदाज में विरोधियों पर बरस गए तो फिर बारी उनके दोस्तों की आई और इसमें पहले नंबर पर आए राहुल गांधी। घूम रहे तो उस बात ना अपना ही बढ़ा दिए। हाँ, तो घूमने लगे तो फिर ये बढ़ा लिए हैं। अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। लालू जब अपने पुराने रंग में लौटी आए हैं तो उम्मीद है कि सियासत से इतर राहुल गांधी उनकी एक खास सलाह शायद मान लें। बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं, ब्याह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। पटना से सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। लालू प्रसाद यादव की शख्सियत को लेकर चाहे जितने भी विवाद हों, पर उनकी सियासत का लोहा उनके विरोधी भी मानते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने जमीन से उठकर सत्ता की जंग जीती और पूरे देश की सियासी परिपाटी को बदल कर रख दिया। पटना में लालू जिस अंदाज में दिखे, अगर उनका मिजाज आगे भी वैसा ही रहा तो उनके विरोधियों के लिए यह अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर लालू अपने पूरी लय में रहे तो कम से कम बिहार की चुनावी फिजा का रंग कुछ और ही होगा। जादूगर सैया आज छोड़ मोड़ बहिया हो गई आधी रात, अब घर जाने दो। 10 साल पहले हमसे तुमको प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा। लालू की यही वो शैली है जिसके लोग मुरीद हैं। अपने इसी अटपटे अंदाज से वो लोगों को हंसाते गुदगुदाते हुए गहरी से गहरी बात भी बड़ी आसानी से कह देते हैं और मजाक ही मजाक में विरोधियों को निशाने पर ले लेते हैं। सूखा पड़ गलो सूखा रे, जब से नीतीश कुमार के खूर आया धरती पर यहाँ सरकार में,
तब से सुखाड़ी और दहाड़ी दोनों आपको छाती का घा दिया। हम सोए हुए हैं, गाड़ी हॉर्न बजा पाँच 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 कर रहा। कभी लाठी को तेल पिलाकर लालू अपने विरोधियों पर वार करते हैं, शनिचर भगवान। कभी मंच पर लाठी भांजकर अपने सियासी पराक्रम का संदेश देते हैं। दातुन चबाते हुए लालू, खुद खाना बनाते हुए लालू, खेत से साग उखाड़ कर खाते लालू। जितना मीडिया के लिए कौतूहल का केंद्र रहे, उतना ही जनता के लिए जिज्ञासा की वजह। लालू की सबसे बड़ी बात यह है कि लालू सोसाइटी के सबसे निचले तबके के लोगों को सबसे मजबूती से एड्रेस करते हैं। उनके इश्यूज को डायरेक्टली बहुत हल्के अंदाज में कहीं ना कहीं वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं। बातें उनकी रहती हैं, उनकी समस्याएं, उनके इश्यूज को वो बिल्कुल अपनी भाषा में इस तरह से रखते हैं जो आने वाले दिनों में एक बड़े प्लेटफॉर्म पर एक इशू की तरह खड़ा होता है। एक तरफ लालू ने सियासत में सादगी को अपना अस्त्र बनाया, तो दूसरी ओर हर छोटे बड़े समारोह में आम लोगों को शरीक कर उन्हें अपना मुरीद बना लिया। जो लालू का जो संवाद करने की अदा है अपने लोगों के साथ, वो डायलॉग की क्षमता बाकी लोगों में नहीं है। ठीक है, पार्टी है और पार्टी में काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन जो लालू प्रसाद जी का संवाद करने का जो तरीका होता था, जिस तरह से अपने लोगों को कम्युनिकेट करते थे, और कभी कभी ह्यूमरस टोन में भी जिस तरह से गंभीरता से वो मैसेज दे दिया करते थे अपने लोगों को, उस तरह की बात बाकी लोगों में दिखती नहीं है। एक वक्त था जब लालू के दरबार में हाजिरी बजाने और जी हुजूरी करने वालों का तांता लगा रहता था। लालू की झिड़की सुनकर भी, उनकी डांट फटकार खाकर भी समर्थकों की लाइन लगी रहती थी। लफंदर कहीं का, लफंदर कहीं का। 70 के दशक में सियासत में आए लालू अगर 90 का दशक आते आते गरीब आवाम के लिए गुदड़ी का लाल बन गए, तो इसकी मुकम्मिल वजह थी। बच्चा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, जो गंदा रखेगा उसको मकान हम नहीं बनने देंगे, अगर बन भी जाएगा तो हम निकाल के बाहर कर देंगे। लालू यादव का जो पब्लिक कनेक्ट करने का जो सिस्टम है, अभी भी किसी के पास नहीं है। उसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी कर पाते हैं, लेकिन गांव के लोगों से जोड़ने का जो लालू का तरीका था, सुबह उठे 7 बजे से एक फ़ोन मंगाए और फ़ोन से गांव की आंगनबाड़ी सेविका को, चौकीदार को, सिपाही को फ़ोन करना शुरू किया। वो 9 बजे तक 100 आदमी से फीडबैक लेके बैठे रहते थे। तब अपना गेट खोले, समर्थक आए, उनसे फीडबैक लिए। ये उनका तारतम्य 365 दिन चलता था। चुनाव से कोई मतलब नहीं। खुद को आम लोगों जैसा दिखाने और बताने के लिए लालू ने जनता की फरमाइश को अपनी पसंद बनाई। लालू की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यही रही कि उन्होंने हर मौके को सियासत में सफलता की सीढ़ी बना ली। लगातार एक अवसर मिला उनको सांसद और विधायक बनने का। संयोग ऐसा हुआ कि कर्पूरी जी मैंने समाजवादी आंदोलन के नेता थे, पार्टी के नेता थे, बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता थे। अचानक उनका इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद जो है वो हुआ कि विरोधी दल का अगला नेता कौन होगा। कुछ परिस्थितियां बनी, कुछ लोगों ने मदद किया। लालू यादव जो है वो बिहार विधानसभा के विरोधी दल के नेता हो गए। लालू के अटपटे बयान का विरोधी हमेशा मजाक उड़ाते रहे, पर लालू जानते थे कि जनता का दिल जीतने के लिए कब कैसी जुबान बोलनी है। बिहार की सियासत में लगातार 15 साल तक किंग और किंग मेकर रहे लालू की इस कला के उनके विरोधी भी कायल रहे हैं कि जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से वो निकल कर के आए और जिन कठिनाइयों का सामना उनको आगे बढ़ने के लिए करना पड़ा, उसके बाद जिन ऊंचाइयों पर वो पहुंचे, उनका आम लोगों के साथ बात करने का तरीका, जो जनता से संवाद करने
को लेकर के उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जनता को सरल शब्दों में अपनी बात कम्युनिकेट करने में उनको मास्टर माना जाता है। 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना याद कीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव का वो संग्राम जिसमें एक तरफ मोदी का मैजिक था तो दूसरी ओर था लालू का ठेठ अंदाज। जब पूरे देश में मोदी की लहर उफान पर थी तब वो लालू ही थे जिन्होंने मोदी के विजय रथ पर बिहार में ब्रेक लगा दिया था। बिजली मिली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। विद्यार्थी परिषद के लड़कन के खड़ा कर देता है आगे और सबको सिखाने रहता है मोदी 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 आम का ओधी। तब लालू ने नीतीश कुमार के साथ पुरानी रंजिश भुलाकर जेडीयू से नाता जोड़ा और आरक्षण का मुद्दा उठाकर बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। अरे मोहन भागवत बोल दिया ना कि आरक्षण को समीक्षा करके दलित लोग का पिछड़ा का खत्म किया जाए। हम तेरा मोछ में दम है तो कर दो, हिम्मत है तो कर, कोई माई का लाल नहीं है। चारा घोटाले में जमानत पर रिहा लालू ने तब बिहार में लगातार कम होती पार्टी की ताकत के बावजूद हौसला नहीं छोड़ा और चुनावी युद्ध में एक बार फिर उसी तेवर से विरोधियों पर हमला किया जिसके लिए वो मशहूर है। लालू को जब भैंस नहीं कमजोर कर सका तो कौन होता है? जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। लालू का यही अंदाज सब पर भारी पड़ता है। विरोधी उनके मस्खरेपन का मजाक उड़ाते हैं और लालू उसका भी सियासी इस्तेमाल कर जाते हैं। तब प्याज के दाम बढ़ गया था, प्याज के, तब प्याज का माला बना करके बीजेपी वाला घूमता था। अब क्या हाल हो गया? मोदी जी बोलते हैं 40 रुपया किलो कर दूं, 60 रुपया किलो कर दूं, लो 80 रुपया किलो कर दिया। हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11 और 15.5 से गुना कर दो तो 1 करोड़ कै लाख हो जाता। बैठ के चावते रहते हम लोग। लालू प्रसाद यादव का हर अंदाज अनोखा होता है, चाहे उनका ठेठ गवई अंदाज हो या फिर मजाकिया लहजे में लोगों से बात करना। हर अंदाज में लालू प्रसाद यादव माहिर माने जाते थे और यही अंदाज लालू प्रसाद यादव को दूसरे नेता से अलग करता है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।